और खबरों की शुरुआत करें की सबसे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आईआईटी धारवाड़ की जमकर तारीफ की है। पीएम कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास रखा। यहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने इस जनसभा से राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि धारवाड़ में आईआईटी का नया कैंपस कर्नाटक की विकास यात्रा में एक नया अध्याय है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरे राज्य के संपूर्ण विकास के लिए ईमानदारी से प्रयासरत है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटका की और देश की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका को दुनिया के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हब के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि 4 साल के भीतर भीतर आईआईटी धारवाड़ आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। शिलान्यास से लोकार्पण तक डबल इंजन सरकार इसी स्पीड से काम करती है और मेरा तो संकल्प रहता है जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन हम ही करेंगे। होती है, चलती है, शिलान्यास करो, पत्थर रखो और भूल जाओ, वो वक्त चला गया। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लेन के बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 265 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। 119 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया। उद्घाटन के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में लगातार विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है, जबकि मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बनाने और गरीबों के जीवन को आसान बनाने में व्यस्त हैं। जब आपने मुझे वोट देकर के सेवा का मौका दिया तो देश में गरीब की सरकार बनी, गरीब का दुख दर्द समझने वाली संवेदनशील सरकार बनी। इसके बाद भाजपा की केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से गरीब की सेवा करने का प्रयास किया, गरीब के जीवन से मुश्किल कम करने का लगातार प्रयास किया। पिछले 9 वर्षों में देश में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के बने हैं, जिसमें से लाखों घर ये हमारे कर्नाटका में भी बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटका में लगभग 40 लाख नए परिवारों को
नल से जल मिला है। कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांडैया में करीब 2 किलोमीटर तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग नजर आए। लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी की ये रैली बेहद जा रही है क्योंकि राज्य में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। मांड्या जिला जनता दल सेकुलर का गढ़ माना जाता रहा है। यहां 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक को छोड़कर सभी पर जेडीएस का कब्जा है। किसान सम्मान और मंडिया के लोग जो है प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और काफिला आगे बढ़ रहा है और भारी मात्रा में लोग जनसंख्या जो है आगे भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इतना ज्यादा उन पर फूल फेंके जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे वहाँ का खास गुड़ है मांड्या का, उसको लेकर। और ये बहुत ही अहम है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहाँ पर एक राम मंदिर है। तो बीजेपी सरकार ने ये ऐलान किया था कि इस पहाड़ी पर एक विशाल राम मंदिर भी बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस वक्त एक छोटा राम मंदिर है और यहाँ पर कई कथाएं यहाँ पर मशहूर है। तो यही वजह है कि रामनगर को टूरिस्ट मैप पर टूरिस्ट सर्किट से अहम तरीके से जोड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई। ये भी एक विश्व स्तर का टूरिस्ट सर्किट बनेगा और आगे चलते हुए चन्नापटना शहर जो छोटा गाँव है जहाँ पर लकड़ी के खिलौने बहुत ही मशहूर है। लोकल से लोकल की बात करते हुए इन लकड़ी के चन्नापटना के मंडिया मसूर जैसे छोटे शहर पहुँचते हैं, यहाँ के लोगों के लिए विकास की योजनाएं लाते हैं और जो 10 लेन एक्सप्रेस वे है ये एक सौगात है इस इलाके के लोगों के लिए। और संसद के बजट सत्र का दूसरा सेशन सोमवार से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में सरकार की प्राथमिकता वित्त विधेयक को पारित कराने की रहेगी। वहीं विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सरकार को घेरने की कोशिश करने की तैयारियों में है। इससे पहले रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने आवास में बजट सत्र के दूसरे सेशन से पहले एक सर्वदलीय लाई थी। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली जिसमें कई राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन की कार्रवाई अच्छे तरीके से चले, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा बैठक में मुद्दा यही रहा कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। आप नेता संजय सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी की ओर से 2 मुद्दे उठाए गए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और एलआईसी का मुद्दा उठाया गया। मीटिंग तो कर्टसी कॉल थी क्योंकि मुझे फोन किए थे कि मिलने के लिए, तो मैं आज बेंगलोर से आके उनसे बातचीत की और हाउस कैसा सभी लोग मिलके ठीक ढंग से चलना इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई। तो हम कल ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाए हैं और उसके बाद में फिर कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग पहले हो रही है। उसके बाद में फिर ऑल पार्टी में कितने हमारे नेता लोग आएंगे देखेंगे। अभी राजनीतिक दलों की राय लेने के लिए आज की बुलाई थी। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से 2 मुद्दे मैंने उठाए और उसमें जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने यह विषय उठाया और सदन में इसके बारे में सरकार से जवाब चाहिए। तो फ्रूटफुल सेशन कैसे हो सकता है? फ्रूटफुल सेशन बनाने की मंशा क्या सरकार की है? क्या सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, अडानी के घोटाले पे, बैंकों की लूट पे चर्चा करना चाहती है क्या? कोई जवाब देना चाहती है क्या? नहीं। तो इसलिए गतिरोध
कारण सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है। गतिरोध का कारण विपक्ष नहीं है। बीआरएस संसदीय दल के नेता के केशव राव ने कहा है कि विपक्ष की एकता बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि पूरा विपक्ष एक है और सब मिलकर एक मुद्दा उठाएंगे। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बीआरएस से राज्यसभा सांसद के केशव राव, उनसे बात करते हैं। सर, कल बैठक बुलाई है कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की। अगर आप लोग की बात करें, पिछली बार जो बैठकें बुलाई गई थी विपक्षी दल, उसमें आप लोग गए थे। कल को लेकर क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखो, स्टैंड तो सिंपल है, हम सबको मिल के फाइट करना है। देश में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये 75 ईयर्स में, ये जो चैलेंज डेमोक्रेसी को आई है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, ये इससे पहले कभी नहीं आई है। जिस तरीके से हम लोग मेरे को करेक्ट याद नहीं, लेकिन 670 केसेस इन्होंने एवर सिंस 14 से आए हैं, उन्होंने केसेस लगाया है। यू इस तरीके से मिसयूज कुछ नहीं करते। अगर ये सवाल पार्लियामेंट में नहीं आता, पार्लियामेंट ये डिस्कस नहीं करती है, या पार्लियामेंट में हम नहीं डिस्कस करते हैं, तो हम अपने आप को फेल कर रहे हैं या पार्लियामेंट अपने आप को फेल कर रही है। तो ये ज़रूर आएगा। अब इस मीट में जाइए, उस मीटिंग में जाइए, कुछ नहीं, हमारा सबका दिल एक ही है कि इस इश्यू को ज़रूर इस पे लाना है, एजेंडे पे लाना है। लेकिन सर, के कविता से पूछताछ चल रही थी, उस दौरान कांग्रेस का स्टैंड आप लोगों को फेवर में नहीं था। और जो मीटिंग हो रही है, जिस तरह से पिछली बार भी पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा था सीबीआई ईडी के मसले पे, इस बार आपको लगता है जो बैठक बुलाएगी उसमें आप लोग जाएंगे? जो सबसे अहम सवाल, आप लोग वहाँ जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं भाई, ये आपके लिए बहुत अहम सवाल है, मेरे लिए अहम सवाल नहीं है। मेरे लिए अहम बात यह है कि हम सब मिलके काम कर रहे नहीं, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ यूनाइटेड रहेगी या नहीं, ये मेरी सवाल है। क्योंकि एक मैं पॉलिटिकल लीडर की वैसा बात करता हूँ, मैं कोई इंडिविजुअल का वैसा नहीं, इसीलिए हम सब एक है, बस उतना बात है। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। बड़ी जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लड़की, तेरा नाम क्या है? पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है? तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान, देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत, अब हर जुबान पे होगी बात मेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं।
लालू परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी लीडर केंद्र सरकार और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी ही। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी दफ्तर में बैठकर काम करती है। असल में बीजेपी वाले बिहार में सरकार जाने के दर्द की दवा ढूंढ रहे हैं। अब तो ये बीजेपी के दफ्तर में बैठकर के स्क्रिप्ट लिखते हैं। किसी एजेंसी वाले को सेवा विस्तार चाहिए, 2.5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। किसी को इसके बाद कोई बड़ा प्लम पोजीशन चाहिए, तो जो बिहार सरकार के जाने का दर्द था उसकी दवा ढूंढ रहे हैं ये लोग। इन्होंने सर्च मारा, झूठ मूठ खबरें प्लांट कराई। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक के बाद एक ट्वीट किया और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। रोहिणी ने तेजस्वी नहीं झुकेगा के साथ अपने ट्वीट में लिखा, कितने भी छापा मार लालू जी के हौसले को तोड़ने के लिए, मगर लालू जी और लालू परिवार एक कदम भी पीछे ना होंगे और ना अपने स्वाभिमान से समझौता करेंगे। #तेजस्वी नहीं झुकेगा। आरजेडी के आरोपों का जवाब दिया बीजेपी के नेताओं ने। नेता प्रतिपक्ष सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर जो भ्रष्ट हैं उन पर कार्रवाई होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संस्था अपना काम करती है, भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्त कराना। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी पर कार्रवाई करना न्यायालय का अधिकार होता है, न कि पार्टी विशेष का। ये तो न्यायालय तय करता है, ये मैं नहीं तय करता हूँ। ये ना कोई भाजपा तय करती है, न्यायालय तय करती है। न्यायालय से बात करें। नीतीश कुमार जी तो सक्षम आदमी है, न्यायालय से बात करें कि कार्रवाई कब और कैसे होती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जो चोरी करेगा वही चोर होगा। उन्होंने कहा कि बिना घोटाला किए हुए कार्रवाई नहीं होती। जानबूझ के परेशानी की कोई सवाल नहीं है। हम यदि घोटाला नहीं करेंगे तो हम क्यों परेशान करेगा लोग? अब बताइए ना, जो आदमी घोटाला नहीं करेगा, जो आदमी चोरी नहीं करेगा, पुलिस क्यों जाएगी उसके पास? लालू परिवार के खिलाफ पहले भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है। तब भी इसी तरह के आरोप और प्रत्यारोप होते थे जैसे आज हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से विनीता मिश्रा और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जांच एजेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया। मनोज झा ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी दफ्तर में बैठकर काम करती है। असल में बीजेपी वाले बिहार में सरकार जाने के दर्द की दवा ढूंढ रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर इन संस्थाओं की स्वायत्ता, इनकी स्वतंत्रता बरकरार होती ना, हम कोई सवाल नहीं करते। अब तो ये बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके स्क्रिप्ट लिखते हैं। किसी एजेंसी वाले को विस्तार चाहिए, 2.5 महीने में रिटायर होने वाले हैं। किसी को इसके बाद कोई बड़ा प्लम पोजीशन चाहिए, तो जो बिहार सरकार के जाने का दर्द था उसकी दवा ढूंढ रहे हैं ये लोग। इन्होंने सर्च मारा, झूठ मूठ खबरें प्लांट कराई। तो हमने कहा ना, कल हमारे डिप्टी सीएम ने भी कहा कि वो जो 8,000 करोड़ 17 में आपने कहा था ट्रांजैक्शन है, वो कहाँ गया? 1,000 करोड़ का माल हवा में उड़ गया। और अभी गुड़गांव में किसी दूसरे व्यक्ति के मॉल पे छापा मार करके खबरें प्लांट करवाई, किरकिरी हुई। माफीनामा तो आना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर हमला बोला और कहा कि ये ईडी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, ये सब राजनीतिक छापे हैं जो विपक्ष को कमजोर करने के लिए हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये ईडी, सीबीआई, आईटी छापे उन्हीं पर हैं जो भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। उनका कहना था कि भाजपा के जो घोटाले हैं, घपले हैं, उसको छुपाने के लिए, साथ ही विपक्ष को कमजोर करने के लिए ये छापेमारी की जा रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उन्हीं पर है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। ये 100% पॉलिटिकल छापे हैं, कैसे विपक्ष को कमजोर किया जाए, क्योंकि इनके जो घोटाले हैं, इनके जो घपले हैं,
इनका भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको छिपाने के लिए और जो नाकामी है उसको छिपाने के लिए विपक्ष को बदनाम करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। देश में अशांति फैलाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में CISF के कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। यहां गृह मंत्री ने परेड की सलामी भी ली। सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें CAPF की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM भी अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। इसी बीच रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की भाजपा और राज्य की कांग्रेस सरकार पर खूब निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत को आजाद हुए 75 बरस हो गए। संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वालों को पानी के मटके को हाथ लगाने पर उनकी जान ले ली जाती है। हम ये कौन सा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। परिवार की अवधारणा पति, पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। अपने 56 पेज के हलफनामे में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने कई फैसलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या स्पष्ट कर दी है। इन फैसलों की रोशनी में भी इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। और अब बात करेंगे खेल की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम 571 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 3 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड और मैथ्यू कुनहेमन नाबाद लौटे। इससे पहले टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 186 रन बनाए। इस तरह पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को 51 रनों की बढ़त हासिल हुई। भारत के लिए विराट कोहली के अलावा शुभम गिल ने 128 रनों की शानदार पारी खेली है। इसके अलावा ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 79 रनों का अहम योगदान दिया, जबकि विकेट बल्लेबाज KS भरत ने 44 रन बनाए हैं। मुंबई से खबर है, जहां सोना तस्करी के आरोप में 3 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं और इनके पास से 3 किलो सोना बरामद किया गया। इसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार 10 मार्च को अदीस अबाबा से 3 विदेशी नागरिक मुंबई आए। मुंबई कस्टम अधिकारियों ने इनके खिलाफ कुछ इनपुट थे, उसी के आधार पर इनकी तलाशी ली गई और उसके दौरान इनके अंडरगारमेंट्स और जूतों से ये तमाम सोना बरामद किया गया। सोने को जब्त कर लिया गया। सोने को जूते के कर रखा गया था ताकि एयरपोर्ट पर पुलिस और कस्टम अधिकारियों को चकमा देकर निकला जा सके। हालांकि तीनों विदेशी नागरिक पकड़े गए। एक अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। फ्रांस में पेंशन सुधार योजना का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। असल में फ्रांस सरकार सेवानिवृत्ति की आयु 62 से घटाकर 64 करना चाहती है ताकि देश पर पेंशन का बोझ घट सके, जिसका विरोध करते हुए कर्मचारी संघ सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फ्रांस में रिटायरमेंट रिफॉर्म पर बवाल। सड़कों पर पुलिस पब्लिक के बीच घमासान।
फ्रांस में चारों तरफ आगजनी, पथराव और उपद्रव। फ्रांस के कई राज्यों में सरकार के पेंशन सुधार योजना के खिलाफ बवाल हो रहा है। सरकार के रिटायरमेंट उम्र के फैसले से नाखुश कर्मचारी संघ इसका जमकर विरोध कर रहा है। बुधवार की रात सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन लोग सड़कों पर डटे रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क पर जो भी दिखा उसे आग के हवाले कर दिया, पुलिस पर पथराव किया और उपद्रव मचाया। असल में फ्रांस सरकार रिटायरमेंट की आयु 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करना चाहती है ताकि देश के खजाने पर पेंशन का बोझ घटे। लेकिन फ्रांस की जनता को सरकार का यह फैसला मंजूर नहीं, जिसका विरोध करते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार की पेंशन सुधार योजनाओं के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। असल में फ्रांस की सीनेट ने देश की पेंशन प्रणाली में एक बेहद अलोकप्रिय सुधार को मंजूरी देने के लिए शनिवार देर रात मतदान किया, जिसका विरोध करने के लिए फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर है। राष्ट्रीय न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।